हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। डेली करंट अफेयर से संबंधित आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आज का दिन यानी कि 23 जुलाई को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी या किस रूप में से मनाया जाता है। तो इससे महत्वपूर्ण कोई घटना नहीं हो सकती हमारे लिए, क्योंकि आज ही के दिन हम देख रहे हैं कि दो महान विभूतियों का जन्म हुआ था, जिसमें एक हम देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, जिनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 ईस्वी को, और दूसरे हैं लोकमान्य तिलक, जिनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 ईस्वी को। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं आज के टॉपिक्स को जो हमारा रिलेटेड है अलग अलग सेक्टर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक के इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहां पर कि भारत में जमीनी स्तर पर सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड मिला है। तो ये चार विकल्प जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, एक नजर इन पर डाल लीजिए और जब हम व्याख्या देखेंगे तो खुद ब खुद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और जवाब मुझे लगता है कि पहली पंक्ति में ही है। देखिए यहां पर क्या है कि एक है मेरी पंचायत, यह मोबाइल ऐप है और इस मोबाइल ऐप को वैश्विक स्तर पर इसे रिकॉग्निशन मिली है, इसे मान्यता मिली है और इसी आधार पर इसे WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इस ऐप का विकास किसने किया है? तो इस ऐप के विकास में देखिए पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, तो इन दोनों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके अंतर्गत इसका विकास किया गया है। यहां पर इन तीनों का नाम याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। एक तो पंचायती राज मंत्रालय, फिर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब जरा हम इस ऐप पर नजर डालते हैं, उसकी मुख्य विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहली बात हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि इस ऐप के द्वारा रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलता है और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो देखिए। पहला तो पंचायत का बजट का आकार कितना बड़ा है, पंचायत को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है, उसके कितने भुगतान किए गए हैं और अलग अलग विकास संबंधी कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। उसके अलावा कि उस पर्टिकुलर पंचायत में चुने गए प्रतिनिधि कौन कौन से हैं और अधिकारियों की संख्या कितनी है या कौन कौन से अधिकारी हैं जो अलग अलग पोस्ट को धारण किए हुए हैं। उसके अलावा इसमें पंचायत स्तर पर जो सुविधाएं हैं उनसे संबंधित जानकारी भी आम नागरिकों को दी जाती है। साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजना और परियोजना से संबंधित प्रस्तावों की ट्रैकिंग भी आम आदमी कर सकता है। साथ ही साथ इसमें सामाजिक निगरानी और जवाबदेही को भी तय करने की व्यवस्था है। जैसे जो फंड का उपयोग किया जा रहा है पंचायत के अंतर्गत, उससे संबंधित डेटा वह सार्वजनिक रहता है और अगर किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को कुछ शिकायत दर्ज करनी हो तो इस पर शिकायत समाधान प्रणाली भी मौजूद है। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि यह अलग अलग भाषाओं में है। मतलब यहां पर यह है कि यह जो ऐप है 12 से अधिक भारतीय भाषाओं को उपलब्ध कराता है। मतलब अलग अलग भाषाओं में इसमें इंटरफेस मौजूद है, उपलब्ध है। फिर नेक्स्ट यहां पर यह है कि यह जन भागीदारी, मतलब लोगों के पार्टिसिपेशंस को यह बढ़ाता है। मतलब कि अगर नागरिक चाहे तो नए नए प्रोजेक्ट्स को वो प्रस्तावित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कार्य चल रहा है उन कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं और उसे रेटिंग भी दे सकते हैं। और तो और जो ग्राम सभा की कार्य सूची है, मतलब कार्यों से संबंधित जो सूची दी है उसको वो देख सकते हैं, साथ ही साथ उस पर वो अपना निर्णय दे सकते हैं। अब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है नागरिकों की भागीदारी से स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना और पारदर्शिता लाना। अब ये था हमारा सवाल। इस सवाल का सही जवाब अब यहां पर देख चुके हैं, यह है मेरी पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारत सरकार की दृष्टि के अनुसार वर्ष 2047 तक पर्यटन क्षेत्र का GDP में योगदान कितना करने का लक्ष्य है। यकीन जानिए आप कि यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। अब क्या है इसका जवाब, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। व्याख्या के अंतर्गत यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने एक विजन तैयार किया और वह विजन है 2047 तक का। तो अब इसमें क्या है, तो इसमें यहां पर यह है कि 2047 तक जो पर्यटन क्षेत्र है उसका GDP में योगदान जो वर्तमान में 5 से 6% है उसको बढ़ाकर 10% करना यह सरकार ने लक्ष्य रखा है। और इसका उद्देश्य यहां पर यह है कि भारत की देखिए तीन मतलब फर्स्ट यहां पर एक जो हमारा यहां पर कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, दूसरा जो प्राकृतिक विविधता है और तीसरा तेजी से उभरता हुआ जो मेडिकल टूरिज्म है। तो इन तीनों का उपयोग करके इसका
कैसे यूटिलाइज करना है, तो जो हमारा जीडीपी है, जो आर्थिक वृद्धि है, उसको और तेज करना और साथ ही साथ इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित रोजगार का सृजन करना। इसलिए इस विजन को यहां पर लाया गया है। अगर हम पर्यटन के संदर्भ में वैश्विक स्थिति देखें, जिसमें कि भारत की क्या स्थिति अगर उसको देखें, तो पहली बात यहां पर यह है कि पर्यटन से होने वाली आय की अगर बात की जाए तो उसमें ग्लोबली भारत का जो स्थान है वह है 14वां। और भारत पर्यटन से जितना राजस्व अर्न करता है, अगर ग्लोबली अगर हम देखें वह कितना परसेंट है, वह है 1.8%, मतलब लगभग 2%। और तो और यह भी यहां पर यह है कि यह जो क्षेत्र है, मतलब पर्यटन क्षेत्र है, तो हर एक वर्ष इसमें 24% की वृद्धि होने की संभावना है। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें रोजगार के क्या अवसर हैं। तो पहली बात यहां पर यह है कि जो पर्यटन है वह लेबर इंटेंसिव है। जो हमारे यहां पर डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसके लिहाज से अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर काम पर लगाया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, मतलब इन दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकता है। और वाकई में अगर ऐसा होगा तो जो निगेटिव माइग्रेशन है, नकारात्मक पलायन है, कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र और अर्ध शहरी क्षेत्र से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोगों का पलायन होता है, उसको रोका जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। और इसका फायदा यहां पर क्या होगा, इससे क्षेत्रीय असमानताएं कम होंगी, क्योंकि हर एक क्षेत्र को आप इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं, जहां से उन विशेषताओं का उपयोग करते हुए वहां से हम आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ा सकते हैं, लोगों की आय का सृजन कर सकते हैं। फिर यहां पर यह सवाल था हमारा, इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। यहां पर क्या है, इसका है 10%, ये लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। चलिए नेक्स्ट यहां पर है कि किस संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ समझौता किया है। तो रही ये 4 विकल्प, SBI, IRDAI, LIC और नाबार्ड। चलिए देखते हैं इसका क्या हो सकता है सही जवाब। इससे संबंधित घटना यहां पर यह है कि LIC मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम, इसने ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग, इसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर उसने साइन किया है, जिसमें या जिसका उद्देश्य यहां पर यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा दिया जाए। तो सवाल लाजमी है यह उठना है कि बीमा सखी योजना आखिर क्या है। बीमा सखी योजना की अगर हम बात करें तो पहली बात यह LIC की पहल है, जिसे आप याद रखेंगे। दूसरी बात यहां पर यह है कि यह जो पहल है यह केवल महिलाओं के लिए है, और उसमें भी यह जो पहल महिलाओं के लिए है उसमें एक मतलब इसमें वजीफा की बात की गई, जिसको हम आगे देखेंगे किस तरह के वजीफा या किस तरह की आर्थिक मदद की यहां पर बात की जा रही है। और इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और बीमा जागरूकता फैलाना, मतलब कि जो इंश्योरेंस है उसको लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना, ताकि इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें और उनका जीवन सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट देखिए इसमें पात्रता और लाभ की बात करें तो इसमें आयु सीमा है 18 से 70 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो न्यूनतम कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रशिक्षण की बात की जाए इसमें तो महिलाओं को बीमा और वित्तीय साक्षरता में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जिस वजीफा की हम यहां पर बात कर रहे थे उस वजीफा को अगर आप देखें तो पहले वर्ष में 7,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपए प्रतिमाह और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। और इसमें कमीशन की बात है, जिसमें कि पहले वर्ष में 48,000 रुपए तक है, ध्यान रखिएगा, 48,000 रुपए तक दिया जाएगा इसमें कमीशन, जिसमें कि बोनस अलग से मिलेगा। रही बात रोजगार अवसर की तो यहां पर यह है कि जब प्रशिक्षण पूरा कर लेंगी महिलाएं तो LIC एजेंट के रूप में वो कार्य कर सकती हैं। उसके अलावा ऐसी बीमा सखियां जो कि स्नातक हैं तो उनके लिए विकास अधिकारी पद के लिए वो योग्य हो जाएंगे, मतलब उनके लिए उसका एक अवसर खुल जाएगा। अब नेक्स्ट यहां पर यह है कि इसके लिए जो लक्ष्य रखा गया वह यह है कि अगले 3 वर्षों में 2 लाख बीमा सखियों की नियुक्ति की जाएगी। उद्देश्य देखिए, ग्रामीण महिलाओं को बीमा सेवाओं से जोड़ना, आत्मनिर्भरता और वित्तीय जागरूकता बढ़ाना, और तीसरा LIC के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना। तो ये था हमारा सवाल का जवाब मिल गया आपको। इसका जवाब है LIC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह है कि IMF की रिपोर्ट है, नाम है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटर ऑपरेटेबिलिटी के अनुसार तेज भुगतान प्रणाली में वैश्विक नेता कौन सा देश बन चुका है। तो ये रहा आपके सामने विकल्प। और रही बात इसका क्या है सही जवाब, तो चलिए ये रहा इसका सही जवाब। हमने क्या देखा कि एक सवाल पूछा गया कि IMF की एक रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटर ऑपरेटेबिलिटी। तो इसके अनुसार कौन है अग्रणी देश, तो भारत जो है वह दुनिया का तेज भुगतान प्रणाली में वह एक लीडिंग कंट्री बन चुका है। तो यहां पर मैटर जा रहा है, यहां पर किसकी ओर जा रहा है, बात कर रहे हैं UPI की, मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की। तो अब जरा हम डालते हैं इस पर नजर
नजर यहां पर यह है कि जिस यूपीआई की बात की जा रही है वर्ष 2016 में इसे लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य है कि लोगों के बीच जो पैसा भेजना और प्राप्त करना है इस प्रक्रिया को सरल करना, तेज करना, साथ ही साथ उसे सुरक्षित बनाना। और इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें बिना बैंक गए, बिना बैंक का पूरा विवरण डाले, केवल मोबाइल नंबर, क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। और यही कारण है कि भारत में हर महीने 18 अरब से अधिक लेन देन यूपीआई के माध्यम से किया जाता है। और तो और विश्व में अब यह सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। मतलब अभी खरीदा अभी भुगतान करना हो तो यह सिस्टम बन चुका है। तो इससे यह है कि वीजा जैसी वैश्विक कंपनियों को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। अगर मुख्य बिंदु की बात करें इसमें तो पहली बात यहां पर यह है कि आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आईएमएफ ने भारत को तेज डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेता माना। दूसरी बात यहां पर है कि यूपीआई ने कैशलेस इकोनॉमी को नई दिशा दी। और तीसरी बात यहां पर है कि इसमें इंटर ऑपरेटिबिलिटी है। मतलब यहां पर यह है कि कोई व्यक्ति अगर मान ले कि यह एक्स बैंक में उसका अकाउंट है, दूसरा व्यक्ति जिसका वाई बैंक में अकाउंट है, अगर एक्स को पैसे भेजने हैं वाई को, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, रियल टाइम में पेमेंट किया जा सकता है। तो यह इंटर ऑपरेटिबिलिटी की भी सुविधा देता है। यह था हमारा क्वेश्चन, जवाब है इसका क्या? इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है। क्वेश्चन है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किस भारतीय बैंक को चुना गया है? तो किसको चुना गया है? चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। तो इसका जवाब यहां पर यह है कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। पहली बात यहां पर यह है यह जो सम्मान दिया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, तो यह सम्मान दिया जा रहा है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा। और यह पुरस्कार कौन लेंगे? तो एसबीआई के चेयरमैन जिनका नाम है श्री CS सेट्टी, तो इनको मिलेगा 18 अक्टूबर 2025 को। कहां मिलेगा? वाशिंगटन डीसी में। वहां क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठक होगी। और इस वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक अवार्ड्स में 150 से कितने 150 से अधिक देशों और 11 वैश्विक क्षेत्रों के बैंकों का विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर यह निर्णय दिया गया। तो चलिए जवाब ऑलरेडी हम जान चुके हैं इसका जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल यहां पर यह है कि जुलाई 2025 में किस देश ने मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 करने की योजना बनाई, जो 1969 के बाद सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है? तो यहां पर अगर हम देखें तो कौन सा देश है, तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। तो जवाब के अंतर्गत यहां पर यह है कि यूनाइटेड किंगडम की लेबर सरकार ने क्या किया कि मतदान की जो न्यूनतम आयु कितनी थी पहले? 18 वर्ष। तो 18 से घटा कितने कर दिए? 16 वर्ष कर दी गई है। और जो 18 वर्ष है वह कब किया गया था? वह किया गया था 1969 ईस्वी में। उस समय था मतदान की उम्र 21, जिससे घटाकर कर दिया गया था 18। अब ऐसा है कि क्यों यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऐसा किया है? तो वह इसलिए किया है क्योंकि वेल्स और स्कॉटलैंड यहाँ की विधानसभाओं और जो स्थानीय चुनाव है वह पहले से ही 16 वर्ष जो है वह मतदान की न्यूनतम आयु कर दी गई थी। तो उसी के साथ समानता लाने के लिए यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने यह निर्णय लिया कि मतदान की न्यूनतम आयु जो वर्तमान में 18 है उसे घटाकर 16 कर दिया जाए। तो चलिए इसका भी जवाब हमें मिल चुका है। जवाब इसका क्या है? इसका जवाब है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल यहां पर देखिए वह है कि 2025 में यूक्रेन की 19वीं प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ठीक है, ये विकल्प है। आइए देखते हैं इसका जवाब। यहां पर यह है कि यूलिया स्विरिंडेंको, ये 39 वर्ष की है, उन्हें यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और पिछले 5 वर्षों में नियुक्त होने वाली वो पहली नई प्रधानमंत्री है। और नियुक्ति किनके द्वारा की गई है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के द्वारा किया गया है। और यह हिस्सा है कैबिनेट पुनर्गठन का और इसका उद्देश्य है युद्धकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाना। अब जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने यूलिया स्विरिंडेंको को 2 मुख्य जिम्मेदारी दी है। पहला, घरेलू हथियार उत्पादन को बढ़ाना ताकि जमकर रूस के साथ लड़ाई की जा सके, और दूसरा, यूक्रेन की ऋण आधारित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। रही बात यूलिया की, तो इससे पहले 2021 से वो यूक्रेन की प्रथम उप प्रधानमंत्री रही हैं और कहा जाता है कि उन्हें टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छा खासा ज्ञान है, मतलब अनुभवी टेक्नोक्रेट है। तो चलिए जवाब इसका क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यूलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम को लक्षित करने के लिए आईसीएमआर द्वारा विकसित किए जा रहे स्वदेशी मलेरिया टीके का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखना होगा, जानना होगा। ठीक है, चलिए अब आईसीएमआर ने क्या किया है? तो आईसीएमआर ने मलेरिया की वैक्सीन, नाम क्या है? एड
फल्सी वैक्स इसका विकास किया है और यह एक स्वदेशी मतलब देश में ही विकसित की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य स्पष्ट है। वह उद्देश्य है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम नामक परजीवी से लड़ना। अब आईसीएमआर ने इस प्रोजेक्ट में किन संस्थानों के साथ मिलकर काम किया है तो जरा उसको एक बार देख लीजिए। एक RMRC भुवनेश्वर, दूसरा NIMR फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च और तीसरा है DBT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब यह जो टीका है यह टीका किसके विरुद्ध है तो यह टीका है मलेरिया के विरुद्ध और यहां पर यह है कि जो टीका है वो 2 चरणों में मलेरिया को लक्षित करती है। एक तो है यहां पर प्री एरिथ्रोकाइटिक स्टेज। इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है जो मच्छर के काटने के बाद हमारे शरीर में जाता है तो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रवेश से पहले का यह चरण है तो इस चरण में उसको खत्म करना। और दूसरा है सेक्सुअल स्टेज। इसके अंतर्गत यहां पर क्या है कि जो मच्छर खून पीता है तो वह जो खून उसके अंदर जाता है और फिर वहां जो एक सेक्सुअल स्टेज होता है तो वहीं पर उसको मलेरिया को खत्म करना। तो ये 2 स्टेज हैं, इन दोनों स्टेजों को वह लक्षित करती है ये वैक्सीन। तो चलिए ये जवाब हमको मिल गया। ये जवाब है इसका ऑप्शन सी एट फाल्सी वैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निसार उपग्रह के बारे में सही है। तो ध्यान से आप इन चारों कथनों को पढ़ लीजिए और फिर देखिए कि कौन सा कथन इसमें सही हो सकता है जो कि निर्भर करता है हमारे इस व्याख्या पे। बात कर रहे हैं निसार उपग्रह की तो यहां पर यह है कि यह होना है मतलब क्या 31 जुलाई 2025 को इसरो के द्वारा निसार नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा और इसका विकास किया है इसरो और नासा इन दोनों ने मिलकर। इसीलिए निसार का फुल फॉर्म क्या है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। जी हां, अगर इस प्रक्षेपण यान की बात की जाए तो इसे प्रक्षेपित किया जाएगा GSLV F-16 इसके द्वारा किया जाएगा और इसे 743 किलोमीटर की सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा मतलब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसे स्थापित किया जाएगा। इसकी विशेषता क्या वह देखिए। पहली विशेषता यहां पर यह है कि यह उपग्रह हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा, एक बात। दूसरी बात, यह सभी मौसमों में दिन और रात में उच्च रिजोल्यूशन डेटा उपलब्ध कराएगा। क्यों कराएगा? वह इसलिए कराएगा क्योंकि यह दुनिया का पहला उपग्रह होगा जो डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार के साथ पृथ्वी का अध्ययन करेगा। इसीलिए दिन ही या रात हो वहां पे उच्च रिजोल्यूशन डेटा उपलब्ध कराएगा। रही बात डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार की तो इसमें L बैंड और S बैंड इन दोनों बैंड के साथ यह रडार उपलब्ध है। निसार का क्या महत्व है? निसार का महत्व है कि प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करना, दूसरा वनों हिमनदों और मिट्टी की नमी का अध्ययन करना और तीसरा कृषि जल संसाधन पर्यावरण संरक्षण में उपयोगी डेटा उपलब्ध कराना। तो अब रही बात निसार से संबंधित इस सवाल की तो इसका जवाब है क्या? इसका जवाब है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि निम्न में से कौन 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहां पर जो दिया गया है उसमें हम देख लेते हैं। बात हो रही यहां पर VS अच्युतानंदन की। अब यहां पर यह है कि इनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु के बाद निधन हो गया। केरल के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। इन्होंने 2001 से 2006 तक केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई थी और इनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था वह 2006 से 2011 तक था, जो कि किस पार्टी से था तो वाम लोकतांत्रिक मोर्चा मतलब LDF लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से। तो उसी का इन्होंने नेतृत्व किया था 2006 से 2011, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो चलिए इसका जवाब आपको मिल गया, जवाब हमने देख लिया। अब ये रहा हमारा आज का अंतिम सवाल कि भारत के कौन से तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया। क्योंकि यह घटना काफी ज्यादा लाइट में है इसलिए आप इसका जवाब जान रहे हैं। इसका जवाब है जगदीप धनखड़। आइए देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को। जानकारी यहां पर है कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। अब इनके इस्तीफा को स्वीकार भी कर लिया गया है और 2022 में जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए थे। हाँ, इससे पहले 2019 से 2022 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और अपने कार्यकाल में उपराष्ट्रपति के द्वारा जो इस्तीफा दिया गया तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले वीवी गिरी जिन्होंने 1969 में इस्तीफा दिया था, फिर भैरव सिंह शेखावत जिन्होंने 2007 में इस्तीफा दिया था। मतलब एक ही कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया था और इसका जो कारण था वह कारण था कि दोनों मतलब वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, इसलिए इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। और नेक्स्ट जो है वह यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार नए उपराष्ट्रपति के चुने जाने तक राज्यसभा के उपसभापति मतलब डिप्टी चेयरमैन कार्यवाहक सभापति की भूमिका निभाते हैं। तो ये रहा
संवैधानिक, कुछ महत्वपूर्ण बात और कुछ तथ्यात्मक बात। तो इसके साथ ही आज के डेली करंट अफेयर से संबंधित वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। थैंक यू।